देख ये जो लास्ट वाला पोर्शन है नोट का, वो नोट बेसिकली इस चैप्टर का वन शॉट है, ठीक है। जो पूरा नोट पहले पढ़ना, रिवीजन के टाइम में सिर्फ ये पढ़ के जाना हो जाएगा। मैं इसलिए उसको एक साथ बना के दिया हूं, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोब्स हम लोग हाउस होल्ड में, घर गृहस्थी में कैसे यूज करेंगे माइक्रोब्स को, कहां पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले दही बनाने में हम लोग यूज करेंगे, कर्ड फॉर्मेशन में। कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रोब्स को यूज करेंगे, कर्ड फॉर्मेशन में हम लोग यूज करेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस गुड्स चिल्ली बोल के बैक्टीरिया रहता है, उसको यूज करेंगे दही बनाने के लिए। कैसे यूज करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सोच के पहले दिन का थोड़ा सा दही हम लोग रख देते हैं, जिसको बोलते हैं इनोक्यूलम, ठीक है। उसको क्या करेंगे, आज का थोड़ा गर्म, सुसुम गर्म जो पानी सॉरी दूध है, उस मिल्क में उस बैक्टीरिया को डाल देंगे। तब क्या होगा, वो उस पहले दिन का बैक्टीरिया के अंदर क्या रहेगा, ये वाला बैक्टीरिया सॉरी पहले दिन का दही के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले दिन का थोड़ा सा दही जिसको हम लोग इनोक्यूलम बोलते हैं, उसको रख देंगे। आज जो मिल्क है उस मिल्क को थोड़ा सा गर्म करके, सुसुम गर्म करके उस मिल्क में पहले दिन का रखा हुआ दही को डाल देंगे। क्यों डालेंगे, पहले दिन का दही के अंदर क्या रहेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहेगा। वो जब थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं करेंगे तब ग्रो नहीं कर पाएगा, थोड़ा गर्म में उसको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलेगा, जल्दी जल्दी वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपन अपना नंबर को बढ़ाएगा। तो क्या करेगा, पूरा जो आज का जो मिल्क था, उस मिल्क के अंदर जो प्रोटीन था, कौन सा प्रोटीन था, मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहता है, केसिन प्रोटीन रहता है। कौन सा प्रोटीन रहता है, केसिन प्रोटीन। उस केसिन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। क्या करेगा, केसिन प्रोटीन को क्या करेगा, पार्शियली পুরো প্রোটিনটাকে ডাইজেস্ট করতে পারে না, তাহলে তো পুরো দুধটাই নষ্ট হয়ে যেত। थोड़ा सा पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कौन सा प्रोटीन को, केसिन प्रोटीन को, मिल्क में रहता हुआ। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, वो दही बना देगा। दही में एक ऐसा चीज रहता है जो मिल्क में नहीं रहता है, क्या, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 रहता है दही में, जो ज्यादा बेनिफिट देता है हेल्थ को, ठीक है। और क्या रहेगा, और दही क्या करता है, हमारे गट में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है। हो गया पहला बात। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे फर्मेंटेड डॉग्स, मतलब बेसिकली बेकरी में, ठीक है। और एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैक्चारोमाइसिस सेरिगेसी, इसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर मतलब क्या, जो बेसिकली हमारा केक वेक बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बेकर बोलते हैं ना, बेकरी बोलते हैं ना। तो बेकरी में एक फंगी यूज होता है, उस फंगी का नाम क्या है, सैक्चारोमाइसिस सेरिगेसी। एक ईस्ट है बेसिकली, यूनिसेलुलर फंगी है, वो यूज है। उससे वो क्या करता है, वो डोसा इडली बनाने में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, अगर सोच कि हम लोग जो बैटर लिए डोसा इडली बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दिए, तो क्या करेगा, ईस्ट फंगी है, वो रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन करने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है ना वहां से, जब निकालेगा वो बबल स्टेट करेगा, तो वहां पे एक पफी नेचर देगा उसको। समझ में आ रहा है बात। तो नेक्स्ट, ट्रेडिशनल ड्रिंक। बेसिकली साउदर्न इंडिया में एक ड्रिंक मिलता है, उसको बोलते हैं टोडी, ठीक है। टोडी क्या होता है, टोडी बेसिकली क्या कैसे बनता है, जो पाल्म ट्री है, उस पाल्म ट्री का जो सैप है, उस सैप को फर्मेंटेड करके क्या किया जाता है, ये टोडी वाला ड्रिंक बनाया जाता है। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। यहाँ पे इनसाइड में साउथ इंडिया के बाद बोला गया है, हमारे यहाँ पे भी होता है ताड़ी, ठीक है, मारी वो सब होता है, ठीक है। और क्या होता है, और कहाँ पे यूज होता है, हम लोग और कहाँ पे हम लोग फर्मेंटेशन को यूज करते हैं, या करना फिश, सोयाबीन, बाम्बू शूट्स, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। सोयाबीन में रखना बहुत सारा टोफू, सोफू, टेम्पे, ये सब क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में बोल दिए, ये सब हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्मेंटेशन को यूज करेंगे, माइक्रोब्स को यूज करते हैं इसमें। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट क्या देखेंगे, चीज बनाने के लिए। चीज से बहुत क्वेश्चन आता है, बार बार बोल रहा हूँ, चीज दोनों तरीके का होता है। एक चीज को हम लोग बोलेंगे, एक चीज है हमारा जिसको बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज, एक चीज को बोलते हैं स्विस चीज। चीज दोनों तरीके का होता है। स्विस चीज जिसमें बड़ा बड़ा पोर्स रहता है, स्विस चीज एक बैक्टीरिया से होता है, रॉकफोर्ट चीज एक फंगी से होता है। 40 फंगी, एफ याद करना, ठीक है। स्विस चीज कौन सा बैक्टीरिया से होता है, स्विस चीज होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बोल के एक बैक्टीरिया है, एक नाम में बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये वाला बैक्टीरिया से क्या बनता है, स्विस चीज बनता है। इसका जो पोर है वो बड़ा बड़ा होता है। और रॉकफोर्ट चीज किससे बनता है, एक फंगी से बनता है, याद रहेगा, रॉकफोर्ट फंगी से, स्विस चीज बैक्टीरिया से, ठीक है। इसका फ्लेवर टेक्सचर सब अलग अलग होता है, ये चीज याद रखना। ये चीज ये देख, लार्ज होल्स रहता है स्विस चीज में, ये चीज याद रखना, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। अब क्या होगा, घर गृहस्थी का काम हो गया। अब इंडस्ट्री में कैसे यूज करेंगे आप लोग इसको, हम लोग यूज करेंगे माइक्रोब्स को। इंडस्ट्री में बेसिकली बेवरेज इसको बोलते हैं, जो चीज पिया जाता है, दारू बनाने में यूज होता है। क्या, हमारा माइक्रोब्स कौन सा, देख, जो वाला फंगी हमारा बेकरी में यूज हो रहा था, इडली डोसा केक मतलब जो पफी चीज है,
वो बनाने के लिए यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, वही मतलब ईस्ट, वही फंगी यूज हो रहा है दारू बनाने के लिए भी। तो जिस फंगी को बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, उसी फंगी को ब्रीवर्स ईस्ट भी बोला जाता है। याद रहेगा? समझ में आया बात प्राचीन? ओके, अब क्या देखेंगे तो क्या होता है, हम लोग दारू कैसे बनाएंगे। देख पहले, सबसे पहले जो जहाँ पे हमें ग्लूकोज मिलेगा, मतलब जहाँ पे हम लोग को शुगर मिलेगा, कहाँ पे मिलता है? हमारा मॉल्टेड सेरियल्स में, राइस, व्हीट, बार्ली, ये सब में, या फिर फ्रूट जूस में भी उसको क्या करेंगे, वहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को? वहाँ पे मिलेगा हमें शुगर मिलेगा। तो उस शुगर को अगर हम उस शुगर के अंदर अगर हम लोग ये ईस्ट डाल दे, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी डाल दे, तो ये क्या करेगा? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। उससे क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन में पढ़े थे, उससे क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। तो उसी इथेनॉल को हम लोग क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, नशा होगा। ठीक है, तो वही बात है, मतलब नहीं करना चाहिए। अब क्या रहेगा? अब ये जो ये है हमारा जो दारू, ये दो तरीके का होता है। एक होता है डिस्टिल्ड एल्कोहल, एक होता है नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल। डिस्टिल्ड एल्कोहल और नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिस्टिल्ड एल्कोहल में क्या होता है, सोच की वही बात है कि सोच की मेरे पास एक गन्ने का जूस है, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब हमारा देसी जूस से बनता है, चावल है, पुराना चावल है, कोई भी जहाँ पे शुगर है, उसके अंदर हम लोग ईस्ट डाल दिए, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी डाल दिए। तो डालने के बाद क्या होगा? वो पूरा जो शुगर कंटेंट है, वो मतलब पूरा जो चीज पूरा वो उसमें अल्कोहल आ जाएगा। मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है बात? सोच की मेरे पास एक बॉटल में, नहीं, मेरे पास एक बॉटल में गन्ने का जूस है, ठीक है। अब उसके अंदर, इस बॉटल के अंदर जो भी गन्ने का जूस है उसमें हम लोग ईस्ट डाल दिए, तो वो ईस्ट क्या करेगा? गन्ने का जूस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते करते अल्कोहल बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। लेकिन इस यहाँ पे क्या सिर्फ अल्कोहल रहेगा? नहीं रहेगा, उसमें गन्ने का जूस का कंपोनेंट भी रहेगा ना। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अगर हम लोग ऐसे करें, इससे अल्कोहल को अलग करते जाए तो क्या होगा? जो चीज बनेगा उससे उसमें अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा रहेगा। मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है बात? सोच की ये बॉटल में एक गन्ने का जूस है, ठीक है, सोच की यहाँ पे 100 ml गन्ने का जूस है, उसमें मैंने ईस्ट ऐड किया, वो क्या किया? अल्कोहल बनाएगा। अब सोच की वहां पे 2 ml 5 ml अल्कोहल बनाया, तो इसमें क्या होगा? अब थोड़ा सा गन्ने का जूस भी, ज्यादा गन्ने का जूस है, थोड़ा सा अल्कोहल है। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे उसको, अब मैं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल परसेंटेज को अलग करेंगे, या अल्कोहल को अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो जो अल्कोहल डिस्टिल्ड होता है उसमें क्या रहता है? अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा रहता है, और जो नॉन डिस्टिल्ड होता है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम रहता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे बियर, वाइन, ये सब क्या है? नॉन डिस्टिल्ड है, ठीक है, इसमें अल्कोहल को अलग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें अल्कोहल परसेंट कम रहता है। बियर में 4 से 8% रहता है, वाइन में भी लगभग वो 14-16% रहता है। एक वाइन को चेक करना पड़ेगा एक बार। और क्या होगा? लेकिन जो विस्की, रम, स्कॉच, ब्रांडी, ये सब क्या, ये डिस्टिलेशन से बनता है, तो इसमें अल्कोहल परसेंट ज्यादा रहता है, 42%, 42.8% ऐसा रहता है, ठीक है। तो समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखना कि डिस्टिल्ड अल्कोहल कौन सा है, नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल कौन सा है। डिस्टिल्ड अल्कोहल कौन है? हमारा जो राम, विस्की, स्कॉच, उसके बाद बोलना ब्रांडी, ये सब है। और नॉन डिस्टिल मतलब जिसमें अल्कोहल परसेंट कम है, मतलब बियर और ये है वाइन। ओके, क्लियर है बात? एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में कैसे काम में आता है? हम लोग देखे थे कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन सबसे पहले कौन किया? सबसे पहले फ्लेमिंग ने किया। कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। लेकिन जो एंटीबायोटिक का आविष्कार था वो एक्सीडेंटली हो गया, उसको बोला था सेरेंडिपिटी, मतलब वो करना नहीं चाहता है आविष्कार, दैट हो गया। क्या किया था हमारा जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उसमें वो एक कटोरी में, ठीक है, वो उसका जो लैब में क्या कर रहा था, वो एक बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च कर रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेट्री डिश में किसका कल्चर कर रहा था? स्टेफाइलोकोकस बोल के बैक्टीरिया का। ये क्या नाम है? स्टेफाइलोकोकस। लेकिन उसने क्या किया, जो पेट्री डिश में जहां पे वो बैक्टीरिया था उसको खुला छोड़ दिया था। खुला छोड़ के क्या कर, वो चल गया कहीं पर, जब लौट के आया देखा सारा बैक्टीरिया मर गया। बोले काहे मर गया रे सब बैक्टीरिया? तो देखा उसमें एक लिक्विड बना, उस लिक्विड को उसने बोला कि ये एंटीबायोटिक है। फिर क्या गया कि वो लिक्विड क्या है, देखा गया कि वो लिक्विड पेनिसिलिन है। वो पेनिसिलिन कहाँ से बना, वो लिक्विड कहाँ से आया? देखा कि उस कटोरी में, उस पेट्री डिश में एक फंगी को ग्रो किया, जिस फंगी का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इसीलिए क्या बोला जाता है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लेकिन ये जो पेनिसिलियम जो है
कब किया था? 1928 में। लेकिन जो ये पेनिसिलियम है, इसकी जो फुल पोटेंशियल है एज ए एंटीबायोटिक, ये इसको कौन बोला? इसको आविष्कार किया आर्मस्टेड और हावर्ड फ्लोरे ने। बात याद रखना, सिर्फ हम लोग पढ़ते अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम, लेकिन एंटीबायोटिक का आविष्कार में तीनों लोगों का नाम है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो एक्सीडेंटली उसका आविष्कार किया, लेकिन उसके बारे में और भी रिसर्च कौन किया? ये दोनों, चेन एंड फ्लोरे। ये क्या किया? पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक नेचर है उसको और भी एस्टेब्लिश किया। याद रहेगा? तो इसके लिए इन लोगों को, ये तीनों को, फ्लेमिंग को, फ्लोरे को और हमारा जो चेन है, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1945 में। याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिकन सोल्जर्स को ये इससे बहुत हेल्प हुआ था, ये पेनिसिलिन से। कहां से मिला? फंगी से मिला। फंगी का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। समझ में आया बात? एक चीज याद रखना, अभी का जो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स फंगी से तो बनता ही है, सबसे ज्यादा बनता है बैक्टीरिया से। मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया को यूज करेंगे। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक, बायो मतलब लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट। किसका लाइफ के अगेंस्ट? माइक्रोब का लाइफ के अगेंस्ट में, बैक्टीरिया का लाइफ के अगेंस्ट में। लेकिन हमारे लाइफ के तो फॉर्म है ना, हम लोग को डिजीज से बचा रहे हैं ना, हमारा तो प्रो लाइफ है ना। ठीक है, अब क्या है? केमिकल, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिकल में क्या काम में आता है हमारा ये जो माइक्रोब? सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड बनाया जाता है माइक्रोब को यूज करके। सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, उसको यूज करके साइट्रिक एसिड बनाते हैं। एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड बनाते हैं। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट देखिए यहाँ में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। इससे क्या बनाते हैं? इससे बनाते हैं हम लोग ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, देख नाम में ब्यूटिलिकम है, तो क्या बनेगा? ब्यूटेरिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, एसिडोबैक्टर एसिड, इससे बनाते हैं एसिडिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिड, इससे क्या बनाएंगे? एसिडिक एसिड। और लास्ट में लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बनता है। याद रखना, एसिड बनाने के लिए एक फंगी, जो हमारे सिलेबस में एक फंगी है, 3 बैक्टीरिया है। फंगी का नाम क्या है? ये फंगी एस्परजिलस नाइगर, जिससे साइट्रिक एसिड बनता है। साइट्रिक CF याद रखना। ठीक है, इससे तो फंगी से साइट्रिक एसिड बनता है। कौन सा फंगी से? एस्परजिलस नाइगर से। बाकी तीनों एसिडोबैक्टर एसिड से बनेगा एसिडिक एसिड, हमारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से बनेगा ब्यूटिरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड। ये तीनों क्या है? बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट इथानॉल। इथानॉल में मैंने क्या बोला? सैकरोमाइसिस सेरिवेसी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। नेक्स्ट ध्यान दे, उसके बाद क्या है? यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल। ठीक है, उसके बाद देख एंजाइम बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोब्स का यूज करते हैं। कौन सा एंजाइम? लाइपेज तुम लोग देखे हो, कहां पे आता है लाइपेज? डिटर्जेंट में रहता है, डिटर्जेंट में, तभी तो तेल का दाग चल जाता है। लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम। तो लाइपेज बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइपेज बनाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है? तेल का दाग को मतलब उसको हटा देता है। और क्या यूज करेंगे? पेक्टिनेज और प्रोटीएज, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेक्टिनेज और प्रोटीनेज को हम लोग एज ए क्लैरिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। क्लैरिफाइंग एजेंट मतलब दुकान में जाके जब तुम लोग ये खरीदोगे, मतलब किसी भी फल का जूस खरीदोगे, देखना उसके ऊपर, जूस के ऊपर बहुत सारा फाइबर्स ऐसे तैरता हुआ आएगा। लेकिन जब तुम लोग ऐसे रियल फ्रूट जूस वगैरह खरीदोगे, तो वो फ्रूट जूस में क्या हो रहेगा? सिर्फ लिक्विड रहेगा। इसका मतलब उसका जो ऊपर का जो फाइबर वाला पार्ट था, उसको क्या कर दिया गया? क्लियर कर दिया गया है, उसको सेडिमेंट कर दिया गया है। कैसे सेडिमेंट किया गया है? वहां पे प्रोटीनेज और वहां पे क्या यूज किया गया है? पेक्टिनेज और प्रोटीनेज यूज करके उसको अलग किया गया है। समझ में आया बात? नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बार बार बोल रहे हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आएगा ही। क्या क्वेश्चन आएगा? देखना, एक हमारा बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बार बार बोलो, पढ़ के जाना। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या बनता है? एक एंजाइम बनता है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? यूज होता है एज ए क्लॉट बस्टर। हमारे हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है, उसमें अगर क्लॉट हो जाएगा, अगर ब्लड का क्लॉट हो जाएगा या फिर कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट हो जाएगा, तो ब्लड का क्लॉट होने से क्या होगा? हार्ट का जो मसल को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो सकता है। उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो उस क्लॉट को मुझे बास्ट करना पड़ेगा ताकि क्लॉट से दिक्कत ना दे। तो उसके लिए हम लोग कौन सा बैक्टीरिया को यूज करेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस को यूज करेंगे। उससे क्या बनेगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज बनेगा। ये यूज होता है एज ए क्लॉट बस्टर। ठीक है, जिससे हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक होने का चांस कम रहेगा। क्लियर हुआ है बात? नेक्स्ट साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे कि जब हम लोग ऑर्गन रिसीव करते हैं, मतलब कोई ऑर्गन डोनेट किया, तो क्या होता है? अगर मेरे बॉडी में किसी का किडनी आके घुस गया, अगर मुझे किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, तो क्या होगा? मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम बोलेगा कि मैं किसी का किडनी नहीं लूंगा, उसका ईगो बहुत है, मैं मार दूंगा उसको।
ये मेरे लिए फॉरेन पार्टिकल्स है। तो इसीलिए जब अगर मेरे बॉडी में बाहर का कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है तो मेरे बॉडी का इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा, उसको सुलाना पड़ेगा। सुलाने के लिए जो ड्रग यूज होता है उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ये ड्रग कहां से मिलता है? ये ड्रग मिलता है टी पॉलीस्पोरम से। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, फुल फॉर्म है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है। ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या बनता है? हमारा जो साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग्स बनता है जो एज ए इम्यूनोसप्रेसर का काम करता है। ठीक है, याद रहेगा ये वाला चीज, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करेगा। साइक्लोस्पोरिन है कौन सा फंगी? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये फंगी है, बैक्टीरिया नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्या है? स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है ना, उसको रोक देता है। ये वाला स्टैटिन। स्टैटिन कहां से मिलता है? ये भी एक फंगस से मिलता है, एक ईस्ट से मिलता है। उसका नाम है मोनास्कस पार्ट्यूरस। क्या नाम है? मोनास्कस पार्ट्यूरस। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता, ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या कर रहा था? क्लॉट ब्रस्टर का काम कर रहा था। स्ट्रेप्टोकाइनेस कहां से मिल रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस से मिल रहा था, वो एक बैक्टीरिया है। लेकिन हमारा स्टैटिन ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ये फंगस से मिलता है। कौन सा फंगस से मिलता है? मोनास्कस पार्ट्यूरस से मिलता है। ठीक है, ये हो रहा है डायरेक्ट, बंद हो जाएगा अभी। अच्छा, नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट में देखें हम लोग। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखे थे? सीवेज ट्रीटमेंट में अलग से एक बार बोल दूंगा। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या 3-4 स्टेप देखे थे। प्राइमरी स्टेप में हम लोग क्या देखे थे? ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट को हम लोग और एक बार अलग वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, अलग से एक बार उसको रिवाइज कर देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या दोनों तरीके का बैक्टीरिया यूज करते हैं। एक है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या आता है? मीथेनोजेंस आता है। और एरोबिक कब यूज करते हैं? फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स में एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस यूज होता है। सीवेज ट्रीटमेंट अलग से बोल देंगे। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन मतलब बायोगैस में क्या रहता है? चारों गैस का मिश्रण रहता है। बायोगैस क्या क्या रहता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस रहता है। बायोगैस या फिर गोबर गैस बनाने में जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यूज होता है उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। ये एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये बैक्टीरिया कहां पे रहता है? सबसे पहले गोबर में रहता है। और कहां पे रहता है? हमारा जो रूमिनेंट है, जो कैटल वगैरह है, उनका जो स्टोमक है रूमेन में रहता है, ये वाला चीज। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? बायोकंट्रोल एजेंट मतलब क्या? मैंने बोला कि अगर हम लोग हमारा जो पेस्ट है, जो प्रीडेटर है, उस अगर हमारे ऐसा कोई पेस्ट, ऐसा कोई इंसेक्ट वगैरह है जो कि हमारा फसल को खत्म कर रहा है, उस इंसेक्ट को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड जैसा केमिकल जो कि फसल के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और फसल से अगर हमारे बॉडी में भी आ जाए या फिर मतलब पानी में बह के, बारिश का पानी में बह के अगर तालाब में या फिर वाटर बॉडी में चल जाए तो वहां पे मछली को भी दिक्कत देगा। तो वैसा टॉक्सिक केमिकल का अगर हम लोग यूज ना करके जो पेस्ट हमारे फसल को खराब कर रहा था, हम लोग फूड चेन को देख के अगर उसी पेस्ट का दुश्मन को, उसी पेस्ट का प्रेडेटर को हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो बायो कंट्रोल एजेंट एक नेचुरल मेथड है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले लेडी बर्ड कंट्रोल करता है किसको? एफिड्स को। लेडी बर्ड कंट्रोल करेगा एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करेगा? मॉस्किटो को। ठीक है, बीटी क्या है? बीटी एक बैक्टीरिया, इसका नाम है बैसिलस तुरिनजिसिस। ये क्या करता है? जो इंसेक्ट्स है उस इंसेक्ट का एल्कलाइन गट में जाके छेद कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया के अंदर वो छेद करने वाला, गट में जाके छेद करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का जीन निकाल के अगर हम लोग हमारा फसल में डाल दें तो क्या बन जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बन जाएगा, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोबैको, ये सब बन जाएगा। उससे क्या होगा? हमारा फसल वो वाला कैटरपिलर जो कैटरपिलर खत्म कर रहा था हमारा फसल को, उससे बच जाएगा। और हम लोग क्या देखे थे? ये हमारा एक ट्राइकोडर्मा एक फंगी है। ये क्या कहां पे रहता है? ये ट्राइकोडर्मा हमारे रूट में रहता है। कि ट्राइकोडर्मा जो हमारा फंगी है, ये अगर किसी भी प्लांट के रूट में रहेगा तो प्लांट क्या होगा? पेस्ट का अटैक से बच जाएगा। या फिर और किससे बचेगा? ड्रॉट से बचेगा। क्योंकि फंगी क्या है? फंगी के पास बड़ा बड़ा हाइफी है ना, दूर जाके क्या करेगा? वो वाटर को कलेक्ट कर पाएगा। अगर सूखा बीक पड़ गया, अगर ज्यादा बारिश भी हो गया तो उसको मिट्टी के साथ वो एकदम मिट्टी के साथ पूरा जड़ से मजबूत रहेगा वो वाला चीज। तो ये बहुत सारा काम करता है ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्या है? बैक्यूलोवायरस। बार बार बोल रहा हूं, बैक्यूलोवायरस एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है? हमारा एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज होता है। बैक्यूलोवायरस में याद करना, वायरस का कौन सा जेनस सबसे ज्यादा यूज होता है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये क्या है? एक ऐसा जीनस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है।
बैक्टीरियोवायरस को हम लोग सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम है। मतलब बैक्टीरियोवायरस एक पर्टिकुलर स्पीशीज का इंसेक्ट को ही जाके मारेगा। सब इंसेक्ट को क्यों मार दे? बहुत सारे इंसेक्ट हमारे काम में भी आता है, पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दे वायरस इंट्रोड्यूस करके। नहीं, बैक्टीरियोवायरस एक ऐसा वायरस है जो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज को जाके मारेगा। इसको स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। और नैरो स्पेक्ट्रम मतलब वो कुछ चुनिंदा स्पीशीज को, कुछ चुनिंदा इंसेक्ट को मारता है, ज्यादातर इंसेक्ट को नहीं मारता, इसलिए वो नैरो इसका स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है बात? ये दोनों वर्ड को याद रखना। तो बैक्टीरियोवायरस याद रखना। और नेक्स्ट क्या है? बायो फर्टिलाइजर में हम लोग क्या यूज करेंगे? ऐसा हम लोग ये यूज करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा माइक्रोब यूज करेंगे जो क्या करेगा, हमारे जो मिट्टी में क्या करेगा, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाएगा, मिनरल कंटेंट को बढ़ाएगा। नाइट्रोजन कंटेंट को कौन बढ़ाता है? राइजोबियम बढ़ाता है। राइजोबियम कहां पे रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूप में रहता है एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों को हेल्प कर रहा है। राइजोबियम क्या करेगा? लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दाल जैसा प्लांट, उसको क्या करेगा? उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। और दाल जैसा प्लांट क्या करेगा? उसको रहने के लिए जगह दे रहा है और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा ताकि उसको खाना मिल जाए। समझ में आ रहा है बात? एरोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर ये क्या करेगा? ये फ्रीली लिविंग है, ये किसी के रूप में नहीं रह रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फ्रीली लिविंग है, ये मिट्टी के अंदर रहता है। समझ में आ रहा है बात? और क्या करेगा ये? और नेक्स्ट क्या है हमारा? हाँ, नेक्स्ट क्या है? माइकोराइजा। माइकोवर्ड कहां से आता है? माइकोवर्ड आता है फंगस से। राइजा मतलब रूट। क्या होता है? कुछ मतलब ये ग्लोमस एक ऐसा फंगी का जेनस है। ये क्या करता है? हमारा हायर प्लांट्स के रूट में रहता है। ये क्या करता है? ये वाला फंगी जब रूट में रहता है तो क्या करता है? ये मिट्टी से क्या करता है? वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। मेनली कौन सा मिनरल को एब्जॉर्ब करता है? या फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और क्या करता है? ये रूट को क्या बनाता है? रेजिस्टेंस टू पैथोजन, मतलब और दूसरा पैथोजन का ना इफेक्ट कर जाए। और क्या करता है? सैलिनिटी और ड्रॉट को कंट्रोल करने में के लिए हेल्प करता है। कौन? माइक्रोराइजा हेल्प करता है। मतलब अगर मिट्टी ज्यादा नमकीन हो जाए तो भी वो प्लांट जिंदा रहेगा, अगर मिट्टी में अगर सूखा पड़ गया तब भी वो प्लांट जिंदा रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो प्लांट का ओवरऑल इंक्रीज में ये हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया का और एक नाम है ब्लू ग्रीन एगी। हम लोग देखे थे कि साइनोबैक्टीरिया में ये है तो यूनिसेलुलर, लेकिन कॉलोनी में रहता है। यूनिसेलुलर है मगर क्या होगा? ये कहां पे रहेगा? ये कॉलोनी में रहेगा। ठीक है। हम लोग कहां पे पढ़े थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और ये कॉलोनी के आसपास में ये क्या रहता है? एक म्यूसिलाजेन का जिलेटिनियस शीट रहता है जो उसको एक साथ बांध के रहता है। ये साइनोबैक्टीरिया का कॉलोनी में एक अलग तरीके का सेल रहता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। प्राची दिखता है क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। ये अलग तरीके का सेल को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। और ये वाला क्या करेगा? ये वाला बाकी सारा सेल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो अगर हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, इसका मतलब जिस मिट्टी में या फिर जिस पॉन्ड में साइनोबैक्टीरिया है वहां पे नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है ना? उस मिट्टी में नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे हम लोग क्या करेंगे? उस जगह जैसे राइस का खेत में, पैडी फील्ड में क्या होता है? हम लोग साइनोबैक्टीरिया का चाष करते हैं। उसका खेती क्यों करते हैं? ताकि वहां पे अगर साइनोबैक्टीरिया बढ़ेगा तो उस मिट्टी में क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाएगा, तो हमें ऐसे हेल्प हो जाएगा एज ए बायो फर्टिलाइजर। मतलब वहां पे क्या होगा? इसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। मतलब उस मिट्टी न्यूट्रिशनली एनरिच हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? एनापीना, नॉस्टो, ऑसिलेटोरिया। ये तीनों एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है।